हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खास करके मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी यूपीएसआई में। ये मान के चलिए पीसीएस और आईएएस के लेवल से कम नहीं है और ये आपको अभी तक एक्सपीरियंस हो गया होगा जो हमने अभी तक 5-7 क्लासेस की हैं। ठीक है, तो तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ। और जैसा कि हम आपको एक क्वेश्चन के पूरे डीप लेवल पर पढ़ा रहे हैं, उनकी नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। अभी तक आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं और ऐसे ही बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, हर हालत में यूपीएसआई निकालना है तो निकालना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके मोटिवेशन के लिए बता दें, आप ये मान के चलिए यूपी में चुनाव 2022 में अप्रैल में होने हैं और अप्रैल ये मान चलिए आपको फरवरी या मार्च में हर हालत में ज्वाइनिंग मिल जानी है अगर आप यूपीएसआई निकाल दे रहे हैं इस बार। तो इसी बिल्कुल मोटिवेशन साथ लगे रहिए कि और एक बार 4-6 महीने मेहनत कर ही लेते हैं, दम लगा के मेहनत कर लेते हैं। खाना पीना में थोड़ा सा मतलब डाउन कर दीजिए, ज्यादा मत बनाइए स्पेशल। उसको बस इतना खाइए कि आप खा सके, सोए न खा के, इतना खाइए कि बस आप खा के एनर्जी मिले, सोने की जरूरत न पड़े और पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल मोटिवेटेड वे में। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर। देखिए आज हमारा पार्ट 2। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे 12 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 3 के। बचे हुए क्वेश्चन आइए देखते हैं, आज शुरू करते हैं। 51 में से 50 तक हम लोग ने कल किए थे। ठीक है, चलिए 51वां क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र होता है, उसका नंबर बताना है आपको। कौन सा प्रमाण पत्र है जो कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयर है और कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। देखिए होता क्या है कि जब आपको सैलरी मिलती है, अगर आप लोगों ने कहीं थोड़ी बहुत जॉब की है तो आपको पता होगा, बीटेक वाले मोस्टली जॉब करके बैठते हैं कई लोग। तो क्या होता है कि आपको जब सैलरी दे रहा होता है तो पहले से कुछ कट कर लेता है, उसमें टैक्स तो कर रहे हैं पहले से ही कट कर लेता है। तो जब आप पीएफ भर रहे होते हैं, जब आपको पीएफ रिफंड चाहिए होता है, जब आप भर रहे होते हैं तो आपको ये दिखाना होता है कि आपने कितना टैक्स पहले से काट लिया है। ठीक है, या आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं, आईटीआर भर रहे होते हैं, तो आपको दिखाना होता है कि आपका कितना टैक्स कट चुका है। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16। फॉर्म 16 नाम से बहुत ज्यादा फेमस, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 भी ठीक है, एक ही वर्ड है। फॉर्म 16 बहुत ज्यादा फेमस है। ये आप भरते हो, उसमें आपका जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर, उसमें साइन करता है, मोहर लगाता है, वही इसको मतलब एक तरह से प्रमाणित करता है। फिर आप उसको आयकर में भरते हो और प्रमाणित करता है कि आप उसने जो इतना कर आपके उससे काटा है, आपने इतना कर ऑलरेडी पे कर रखा है। तो फॉर्म 16 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आ रही है, हमारा तो मन कर रहा है इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर दें आपकी नई। कमेंट में बताइएगा, लेकिन ऐसे नहीं शुरू करने वाले। ठीक है, आपको पता है ना, कमेंट, लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है पढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। देखिए एक्चुअली 2016 में बना था और 2017 में पेपर हुआ था, उस समय का ये करंट अफेयर हो गया। हालांकि अब ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि 2021 चल रहा है, इतना पुराना करंट अफेयर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए बता देते हैं आपको, इसका नाम था सलमा बांध और इसके द्वारा जो अफगानिस्तान का एरिया था उसको ये मान के चलिए करीब करीब 70 मेगावाट की बिजली मिलने वाली थी। बांध में एक पावर प्लांट भी बनाया गया था, उसमें 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था। और इसको उस समय हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था। तो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था अपने भारत और अफगानिस्तान रिलेशन के लिए। आज के समय तो आपको पता है अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना ने वापस ले लिया, इस वजह से वहां तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। और इस समय रिलेशन अच्छे तो छोड़िए, दुश्मनी ना हो जाए तालिबानियों से। हम इस समय इसमें पड़े हुए हैं कि हम बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज रख रहे हैं, जिससे कि तालिबानियों से हमारी पर्सनल दुश्मनी ना हो जाए। क्योंकि अभी ऑलरेडी एक पाकिस्तानी इतने टेररिस्ट अटैक करने बैठ जाते हैं, खुद की सेना उनकी टेररिस्ट बन जाती है। और अभी कहीं हम तालिबानियों से भी लड़ाई ले ले, मोल ले ले, वो भी पता चले हमारे जम्मू कश्मीर में कब्जा करना शुरू कर दें। तो इस समय हमारा तो उससे रिलेशन अच्छा करना छोड़िए, न्यूट्रल स्टांस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक था, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। अभी लेटेस्ट में कहाँ की सेना ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, तो देखिए अभी लेटेस्ट में यूएसए यानी कि अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। करीब करीब 20 साल बाद वापस बुलाई है और 20 साल में ये अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं कर पाए हैं। वहां पर एक तरह से इनकी हार हुई है, यूएसए अमेरिका की हार हुई है और वो अपनी हार मानते हुए वहां से वापस आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित
वह कौन सा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। सारे वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे। देखिए एक एक वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे। देखिए पहले तो हम अपना भारत बना देते हैं, प्यारा भारत। देखिए ऊपर का हिस्सा हमें ज्यादा अच्छा बनाना आता नहीं है। आलोक सर से आप जब पढ़ते थे वो तो बहुत प्यारा बनाते हैं भारत का, हमें इतना अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए हमारा प्यारा भारत है। तो क्या बोला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित, यहाँ पर हिमालय आपको पता है, यहाँ पर्वत श्रृंखला, कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान। ये क्या होता है वर्षा छाया रेगिस्तान, इसको आप नॉर्मल वर्ड में ऐसा समझिए। नीचे की एग्जांपल देखिए समझाते हैं। देखिए आपको पता है केरला में जो ये पहाड़ियां हैं, पहाड़े यहाँ पर आपको पता है, कल हमने बताया भी था, अन्नामुडी यहाँ की सबसे पीक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। हमने ये आपको बताया था, रिपीट कर दे जिससे कि आपको याद हो जाए। अन्नामुडी, क्या नाम था, अन्नामुडी चोटी यहाँ की। जब यहाँ से बारिश आता है, हिंद महासागर नीचे वाला हिंद महासागर, तो आपको पता है कि जब गर्मी आती है, मानसून आता है, प्रेशर यहाँ पर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ से हवाएं आती हैं और पानी भर के लाती हैं और यहाँ पहाड़ों से टकरा के बरस जाती है। लेकिन बरस जाती है, इसके जस्ट पीछे के एरिया को क्या बोलेंगे, यहाँ तो बरस गई, टकराई और बरस गई। जो इसके जस्ट पीछे के एरिया होता है, जो पहाड़ के जस्ट पीछे छुपा हुआ एरिया है, जस्ट पीछे उसके बारिश नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं वर्षा छाया रेगिस्तान। उसी को बोला जाता है वर्षा छाया क्षेत्र। समझिए, फिलहाल रेगिस्तान बोलिए, रेगिस्तान समझाते हैं आगे। इस चीज को क्या बोलेंगे, वर्षा छाया क्षेत्र। क्यों, क्योंकि वर्षा इधर हो गई लेकिन इधर छाया पड़ी है, केवल पहाड़ की छाया पड़ी है। वर्षा की होगी बारिश बहुत कम होगी, छाया जैसी बारिश होगी, मतलब बहुत ही कम बारिश होगी। तो ये आप समझ गए वर्षा छाया क्षेत्र कैसे बोलते हैं। अब बोल रहा है वर्षा छाया रेगिस्तान। तो ये जो हिमालय है इसके पीछे दो रेगिस्तान पड़ते हैं, एक है गोबी रेगिस्तान, एक है टकला मकान रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान आप पूरी तरह से मान लीजिए जो तिब्बत है, चाइना जिसमें कब्जा किया वहां पर पड़ता है। और ये जो टकला मकान रेगिस्तान है ये हिमालय से जुड़ा हुआ है और हिमालय की पहाड़ियां हैं। तो बारिश जो इधर से आ रही है, बारिश ये ला रही है, तो यहीं तक बस बारिश होती है। और इधर क्या पड़ गया, पहाड़ के पीछे हमने क्या बताया, छाया वाला पोर्शन पड़ गया। तो यहां तक जाते जाते बिल्कुल थक गई है बारिश और यहाँ पर बस छाया हल्की बारिश हो पाती है, वहां बारिश करा ही नहीं पाते हैं। तो बस यही पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित जो वर्षा छाया क्षेत्र है, ये रेगिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, वो है हमारा टकला मकान रेगिस्तान। क्या है, टकला मकान रेगिस्तान। देखिए गोबी का रेगिस्तान दूर है, वहां तक नहीं जा पाता, ये वीक हो जाता है, यहीं तक अवरुद्ध हो जाता है। ये समझिए यहाँ से इसकी इंड है, ये जो बारिश जा रही है ये टकला मकान रेगिस्तान से आगे नहीं जा पाएगी और यहाँ पर भी बहुत कम मात्रा में बारिश होगी और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, आगे बादल जाएंगे ही नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानसून का कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, पहले भी समझाया था, तो आप आई होप इसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाए। इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टास्क बार, आप जानते होंगे टास्क बार क्या होता है। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बनाते हैं तो सबसे नीचे एक स्क्रीन चल रही होती है, उसको टास्क बार बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, ये फाइल फोल्डर इसका ही नहीं है। टूल बार, टूल बार आपको पता है जब आप कोई चीज ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने एमएस वर्ड ओपन किया है, क्या किया एमएस वर्ड, तो वहां पर यहाँ पर कई चीजें होती है ना, टूल्स जो होते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या, टूल बार। तो ये टूल बार से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, जब आप डेस्कटॉप में मान लीजिए सब हटाए, एक फिर से बना देते हैं, एक फ्रेश डेस्कटॉप बना देते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, कोई शॉर्टकट बना देते हैं जिससे कि आप जल्दी से उस फाइल को खोल पाए। लेकिन क्या उस शॉर्टकट को आप डिलीट कर देंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डिलीट होगी, वो फाइल तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है। तो आपका शॉर्टकट था जिससे कि आप जल्दी से उस फाइल पर जा सकें, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसको क्या बोला जाता है, आइकन बोला जाता है। एक चित्रात्मक निरूपण होता है किसी फाइल या फोल्डर का जिसपे आप क्लिक करते हैं और उस फाइल के अंदर चले जाते हैं, उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन हमने इस मेथड से भी बता दिया जिससे कि आप टूल बार, टास्क बार और शॉर्टकट के बारे में भी जान जाएं अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और थोड़ा अच्छा भी है, दोनों क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इजी इस वजह से कि आंसर बहुत इजी है। देखिए आपको पता होगा घर में चीनी में जब चींटी लगने लगती है तो मम्मी क्या करती है, उसमें कपूर रख देती है। तो यही चीज किसान भी करता है, कपूर का छिड़काव कर देता है फसलों में जिससे कि चींटियों से हमला ना हो पाए। कपूर की महक से चींटियां नहीं आती है, किसान भी कपूर का छिड़काव करता है। हालांकि और ऑप्शन है, केरोसिन का तेल से भी चींटी नहीं आती है
और भी बहुत सारी चीजें, गर्म केरोसिन तेल हो गया, और भी अलग अलग कीटनाशक आते हैं, बट वो थोड़ा हार्मफुल होते हैं अपनी खेती के लिए, तो इस वजह से कपूर डाला जाता है जो हमारी खेती के लिए हार्मफुल नहीं है, बस इसकी महक से ही चींटियां भाग जाती है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आई होप आप लोग को पता होगा और कईयों को नहीं पता, देखा जरूर होगा, लेकिन कई आपने देखा जरूर होगा कि इस तरह का सिंबल बना होता है और लाल रंग से यहाँ पर ये पट्टी बंधी होती है, ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है कुछ, ठीक। आई होप आपने जब हाईवे में गाड़ी चला रहे होंगे या बस से जाते होंगे तो इस तरह का सिंबल देखा होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ ये होता है गिव वे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिव वे, हिंदी इसकी क्या हो जाएगी? रास्ता दें। इसका मतलब क्या होता है रास्ता दें? इसका मतलब देखिए होता ये है, देखिए एक्चुअली हर जगह ये नहीं लगा होता है, ये लगा वहां पर होता है जहां से आगे से या तो 2 या 3 रास्ताएं कट रही होगी, या कोई एक रास्ता मिलने वाली होगी, या आगे रोड सक्रिय होने वाली होगी, जिससे कि क्या है, जिससे ये है कि देखिए आगे वाला चांस है कि ज्यादा स्पीड से आ रहा हो और आप धीमे हो जाओ। गिव वे, आगे वाले को रास्ता दो, कहने का मतलब ये कि आगे वाले को आप अपने से पहले प्रायोरिटी दो। अब आप पूरा स्पीड में फ्लो में मत चले जाओ, आप इधर से जा रहे हो तो पूरा स्पीड से मत जाओ, आगे वाले को रास्ता दो, ये इसका मतलब होता है। और वो ऐसी कंडीशन में होता है जहां से आगे रास्ता कट रही होती है या सही रास्ता है, जहां से आगे वाला को ज्यादा चांसेस है फ्लो में आने की, और आप समझ सकते हो, आप समझ जाओ, इसलिए आपकी तरफ ही लगा। अगर उसकी तरफ लगाए तो वो समझ जाए, तो इस तरह इसका मतलब होता है। और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप इसका मतलब नहीं जानते रहे होंगे, रास्ता दे फिर भी बता दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते रहे होंगे। ये अगर सिंबल देखे, आगे ध्यान रखिएगा, अगर ये सिंबल आपको कहीं दिख जाए तो आप अपनी गाड़ी थोड़ा धीमे कर लीजिएगा, थोड़ा क्या काफी धीमे कर लीजिएगा, क्योंकि वो जगह आप हिंदी में समझ लीजिए, उसका ये मतलब होता है, जो आजकल हिंदी में लिखा होता है वो होता है घटना, क्या हिंदी में लिखा होता है घटना संभावित क्षेत्र। तो बस ये समझ लीजिए, आजकल हिंदी में लिख दिया जाता है वही चीज, वहां पर भी आप स्लो करते हैं, तो यही इसका मतलब होता है घटना संभावित क्षेत्र। हो सकता है कि आगे से कोई ज्यादा तेज आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था, गोवा किसके अंडर था? बहुत इजी क्वेश्चन, ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था। यूपीआई 3 सेट कर लिए, सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक यही है। देखिए, पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में, वास्को डिगामा आया था भारत, आपको पता है वास्को डिगामा। और उसके बाद 1505 में ऑफिशियल उनके जो गोवा के अधिकारी थे वो आगे, कंपनी आ गई, और 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। तो भारत का पहला राज्य जिसे कैप्चर किया गया वो क्या था? गोवा। कब किया गया? 1510 में, ठीक। किसने किया था आपको बता दें, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा उस समय वायसराय थे, उन्होंने किया। 2 लोग थे एक्चुअली, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा सबसे पहले आए थे, दूसरे थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। नाम थोड़ा अजीब है, लिख देते हैं, चलिए क्या नाम है? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये पहले गवर्नर जनरल थे जो फ्रांस से आए थे। अंग्रेजों को तो आपको पता होगा, आइए पुर्तगालियों को अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा पहले गवर्नर जनरल थे, उसके बाद आए थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन थे? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और आपको बता दे, ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है ना, ये बहुत ही चालाक, समझदार, कुछ भी बोलिए, मतलब जो आगे चलकर आप देखते हैं अंग्रेजों की सेना से लिप्टन वगैरह हो गए, वेलेजली हो गए, डलहौजी हो गए, ऐसे लोग थे ना, कुछ इस टाइप का था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इसने ही कैप्चर किया था गोवा को 1510 में सबसे पहले। और सबसे लास्ट में गोवा ही हमारा भारत तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन आपको बता दें गोवा हमारा आजाद नहीं हुआ था। गोवा आजाद हुआ 1961 में, दिसंबर 1961 में एग्जैक्टली बता देते हो, यानी कि 1961 पूरा खत्म होने को आ गया था, तब गोवा ने भारत को छोड़ा था और पुर्तगालियों का कब्जा था कहां? गोवा में। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने बताए, 1498, 1510, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा पहला गवर्नर जनरल, दूसरा था अल्फांसो द अल्बुकर्क। या एक इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, पहला पावरफुल या पहला ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में अपना वर्चस्व दिखाया, ये कौन था? तो वो भी कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसको नहीं करिएगा, ये नॉर्मल था, ये पहली बार आया था, इन्होंने बहुत ही वर्चस्व दिखाया, गोवा कैप्चर किया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन। भूमि अधिग्रहण आपको पता है, पुनर्वास यानी कि एक जगह दूसरे का मुंह करना, पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नंबर 1, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों, निजी कंपनी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक निजी यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर बनती है, ठीक है, फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में
90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर दूसरा पढ़ते हैं, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स होता यह है कि अगर आप जैसे एक निजी कंपनी है तो अगर आप कोई, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब टेहरी डैम बन रहा था, अपने भारत का सबसे डीपेस्ट डैम है एशिया का पूरा, टेहरी डैम, या आप कोई कंपनी बनाने जा रहे हैं, कोई कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, वहां के लोगों को मूव करना होगा, तो उसके लिए आपको उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रबंध कराना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आप कह दो हम आपकी जमीन का पैसा दे दिए, अब आप जाओ मरो जियो, हमसे नहीं मतलब, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। कंपनी क्या करेगी, उनके लिए प्रॉपर एक जगह डेवलप करी जाएगी। जैसे टेहरी की बात करें तो न्यू टेहरी डेवलप की गई, नई टेहरी वो डेवलप की जाएगी, वहां पर वापस स्कूल, अस्पताल सब कुछ खोले जाएंगे, सारी व्यवस्था जैसे यहाँ पर पहले थी। आप तो सिर्फ जमीन का पैसा दिए हो ना, बाकी चीजें कहाँ से लाएंगे वो लोग। ये सब चीज डेवलप करोगे, यहाँ से उनको पुनर्वास स्थापित करोगे, उसके बाद ही आप कंपनी लगा सकते हो। तो आप स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। स्टेटमेंट ए क्या है, 90% से विस्थापित, अच्छा ये थोड़ा सा गलत, देखिए 90% का सहमति आवश्यक है ऐसा नहीं होता। देखिए खरीद लिया है आपने जमीन तो सहमति की बात नहीं आती, तो देखिए केवल ऑप्शन बी सही होगा इसका, ये सहमति जरूरी नहीं है। हाँ उनको पुनर्स्थापित करना जरूरी है, आप उनको स्थापित जरूर करेंगे। आप सहमति से, यहाँ पर ये मुद्दा फंस जाएगा कि मान लीजिए आपका ये वाला घर था और आप कह दो नहीं भैया हम नहीं जा रहे हैं छोड़ के, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको जाना पड़ेगा छोड़ के। हाँ सहमति मतलब पूरी तरह से जरूरी नहीं है, कुछ चीजें हैं, आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपरली स्टेब्लिश किया जाएगा, दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा, और फिर कंपनी बननी है, डैम बनना है, जो सरकारी निहित में, जो लोगों के निहित में वो कार्य किया जाएगा। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ये 2013 में कानून आया था, उसके अंतर्गत कहा गया था, ठीक है, कि आपको हर हालत में पुनर्स्थापन करना पड़ेगा। आपको एक नया सिटी पहले से डेवलप कर लो और वहां पर लोगों को बसा दो, उसके बाद आप आराम से कंपनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, नंबर 1 निष्कर्ष, 6 वर्ष के एक बच्चे ने, ए ने नाम रख दिया ए, मान लीजिए अतुल ने, 6 वर्ष का एक बच्चा है उसका नाम अतुल ने, बहुत सारी मारधार वाली फिल्में देखी, सिंघम देखा बढ़िया सा, और केजीएफ देखा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिल्में देखी, साउथ वाली फिल्में, एक पूसा मारो पूरी पूरी ट्रक उड़ जाए, ठीक है, ऐसी वाली फिल्में देखी। अब अगले दिन वो गया, बच्चा भी, बब्बू मान लो इसका नाम था, बच्चा भी बब्बू को जोर से धक्का देता है जिससे वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो क्या अतुल ने कोई अपराध नहीं किया? ये सही स्टेटमेंट है। क्या अपराध किया या नहीं किया आप बताएं, अपराध किया या नहीं किया? चलिए हम बाद में बताएंगे, आप सोचिए, अगला स्टेटमेंट जब तक पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, बिना बताए। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव ने, यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। देखिए तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। देखिए ये तो थोड़ा इजी है, सेकंड लाइन क्योंकि इजी है, इसने लिखा है उस नशीले पदार्थ के प्रभाव से यह न जानते हुए, ये जो स्टेटमेंट है, यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी, तो ये अपराध नहीं है। जी हाँ, ये तो क्लियरली सही है। अगर आपको नहीं पता, सपोज जैसे दारू आपको पता है, दारू से मोस्टली जो देसी दारू थे कई लोग मर जाते हैं, जनरली नहीं मरते, 90% केस में तो ऐसा नहीं होता, और आपने दारू पिला दी उसको और वो मर गया, जनरली तो नहीं मरते हैं लेकिन वो मर गया है, तो आप जानबूझकर ये अपराध नहीं कर रहे थे। या कोई नया कोई पेय पदार्थ ले, दारू की बात छोड़िए, दारू से आप नहीं समझ पाएंगे, मान लीजिए कोई आपने नया पेय पदार्थ लिया, पेप्सी ले ली, ठीक है, आपको पता है पेप्सी में भी कई बार छिपकली वगैरह निकल आती है या कोई जहरीला कुछ है, पेप्सी आपने उसको पिला दी, तो आपको थोड़ी पता था वो जहरीली है, इस समय वो गड़बड़ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई अपराध नहीं करें, लेकिन आपको अगर पता है कि भाई ये इन्फेक्टेड है, इसमें गड़बड़ है, ये पेप्सी जानबूझ के पिलाई है, तो फिर आप अपराध कर रहे हैं। और आपने जानबूझकर नहीं किया, आपको नहीं पता, ज्ञान है आप इसमें क्या है, तो आप अपराध नहीं किया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो देखिए सही हो गया। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है कि 6 साल का एक बच्चा है, अतुल हमने बताया, उसने बब्बू को, उसने मूवी देखी बढ़िया बेहतरीन वाली मार-धाड़ की, और अगले दिन गया बब्बू को ठोक पीट दिया अच्छे से। तो क्या उसने अपराध किया या नहीं किया? देखिए आपको बता दें, जो भारतीय दंड संहिता उसके हिसाब से 7 साल का बच्चे से कम अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है,
देखकर किसी को, किसी से इन्फ्लुएंस होकर, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वो अबोध है, उसको नहीं पता वो अच्छी चीज थी कि गलत चीज थी। उसको तो लगा सिंघम ने पुलिस वाला था, मारा एक थप्पड़ और गिर पड़ा। अगले दिन उसने एक दोस्त को मार दिया जाके, ऐसे ही पुलिस से एक नकली बंदूक ले जाके। भाई वो अबोध था, वो 7 साल से कम का बच्चा है, तो वो अपराध नहीं किया है। ठीक है, 7 साल से ही बड़ा बच्चा होता है, 6 की जगह यहाँ 8 लिख देता तो यहीं पर कुछ और आंसर होता। 6 लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है कि ये भी अपराध नहीं है, और ये अज्ञान में किया था तो ये भी एक अपराध नहीं है। आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों तरह से सही है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, हमारा 20 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भाई 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट का एवरेज अगर हम एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं तो 20 मिनट लगना वाकई मतलब प्रूव्ड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको पता था अप्रैल में जब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे लोग, बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। तो वहां पर एक और केस हुआ, 2 चीज थी, एक तो बैसाखी का त्योहार मना रहे थे और दूसरा ये था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका विरोध भी जता रहे थे वहां पर सब लोग इकट्ठा होकर। फिर आपको जैसा कि पता है वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, हजारों की संख्या में, और एक ही गेट था निकलने का। उस गेट को सर जनरल डायर ने बंद करवा दिया। सर हटा दें इनके नाम से, इसका डिजर्व नहीं करते। जनरल डायर ने इसको बंद करवा दिया और 79 लोगों पर गोली चलवा दी। ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि 379 लोगों की इमीडिएट डेथ हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल अगर आप जाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे, इससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो किसकी गिरफ्तारी का लोग विरोध कर रहे थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इस वजह से भी इकट्ठा हुए थे, साथ ही साथ वो बैसाखी का त्योहार भी बना रहे थे, इस वजह से भी इकट्ठा हुए थे। 19 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर लीजिएगा, 19 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। अगर हम रॉन्ग है तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। 10 क्वेश्चन किए हमने, 10 क्वेश्चन किए 20 मिनट में, और पूरे हम हर तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। और एक खास बात फिर से बता देते हैं, हिंदी मूल विधि और रीजनिंग के क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये आपका काम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाएंगे। एक दिन में 2-3 भी क्लासेस ला सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।